हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी प्रिपरेशन, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन तो निकल चुका है और हम आंसर राइटिंग के कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक एक कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ बहुत ही डिटेल्स में, और उसको लेकर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और इस पॉइंट को लेकर जितने पॉइंट्स आप याद रखोगे आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और आप एग्ज़ाम में जाकर उस पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स आपको याद आएंगे उसको लेकर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी के चैप्टर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर में तो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट पावर दिया गया है, ठीक है। मतलब हर एक स्टेट में हर एक लेवल की पावर दिया गया है, लेकिन यूनिटरी इन सोल, इसका जो सोल है यूनिटरी है। मतलब सेंट्रल में एक तरह की गवर्नमेंट चलेगी जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो अगर चाहे कि हर एक स्टेट को वो कंट्रोल कर सकता है। इस तरह की कंडीशन कुछ है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या क्या फीचर्स है जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर्स को कैरी करता है। तो पहली पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ पावर। देखिए, 7 शेड्यूल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल है वहाँ पे 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है। आप लोगों को पता होगा, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में पावर सोलेली एब्सोल्यूट पावर होता है सेंटर की। स्टेट जो लिस्ट होता है वहाँ पे जितने सारे कैटेगरीज होते हैं वो उसमें स्टेट की पावर ज़्यादा होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट की पावर होती है प्लस सेंट्रल की पावर होती है, ठीक है। तो हमारे जो डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं, देखिए वहाँ पे वी सोच हाउ डिवीजन ऑफ पावर इज मेड बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल को भी कुछ पावर, स्टेट को भी कुछ हद तक स्टेट को कुछ पावर दिया गया है। कुछ हद तक जो चीज़ें लगता है गवर्नमेंट को कि सिर्फ स्टेट मिलकर उसको निभा नहीं सकता, सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं होगा, सेंटर को भी इसमें हाथ डालना पड़ेगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, उस स्टेट में वो सब चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो इसी वजह से पावर को डिवाइड करके दोनों स्टेट और सेंटर के बीच डिवाइड किया गया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये बोला गया है रिटिन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटिन हुआ है एंड रिजिड भी है। द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है वो सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है वो स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में भी उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या क्या काम करेंगे उसका भी लिस्ट अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमें क्या क्या दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या स्टेट को डायरेक्ट किया गया है, प्रिंसिपल्स किसको बेस करके लॉ एंड पॉलिसी बनाना होगा, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। मेरे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे पॉलिटी के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हुआ है एंड दिस इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी वजह से बहुत ही कम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि सबको अपने अपने जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए है सिंस मोस्ट ऑफ इस प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। रिजिड इसीलिए है क्योंकि अगर हम अमेंडमेंट करेंगे, मेरे एक वीडियो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आप देखिएगा सिंपल मेजोरिटी के बारे में मैंने डिफाइन किया है, स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि प्रोविजंस है जो कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। सिंपल मेजोरिटी मतलब हमारे जो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में हम जितने मेंबर्स है उस मेंबर के हाफ मेंबर्स, अगर 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो यहाँ पे
272 मिनिमम मेंबर्स उस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए। और राज्यसभा में भी वैसे ही अगर 250 मेंबर्स होते हैं तो उनके हाफ जो मेंबर्स होते हैं वो एग्री होना चाहिए फेवर में, तो ही कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी में, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी कहा जाता है। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, कंसेंट ऑफ स्टेट्स लगती है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, no individual, institution, functionary of the government or even government can work against the provision of the constitution। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल को, कोई भी इंस्टीट्यूशन को, कोई भी गवर्नमेंट के फंक्शनरीज या फिर इवन खुद गवर्नमेंट भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि सुप्रीम जुडिशियरी, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मतलब सुप्रीम कहा गया है उसको, इसलिए क्योंकि हर एक मैटर में उसको रिव्यू करना है। हर एक मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है आपको कंसेंट तो काम अच्छी तरह से हो जाएगा उसके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ठीक है। फिर कहा गया है बाई कैमरल लेजिस्लेशन, हमारे जो लेजिस्लेशन है इंडियन पार्लियामेंट वो 2 हाउसेस उसमें होता है। लोकसभा की जितने इंपॉर्टेंस है राज्यसभा की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। दोनों मिलाकर कुछ डिसीजन जो भी लेना होगा दोनों हाउसेस की मेंबर्स को मिलाकर उनकी कंसर्न लेकर तो ही कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो इसीलिए इस सब फीचर्स को देखते हुए कहा गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल फीचर्स है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स को कैरी करता है। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको फेडरल फीचर्स बोला गया है। अब देखेंगे ऐसी कौन सी फीचर्स है जिसके वजह से हमें ये लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर्स कैरी करता है और नॉन फेडरल फीचर्स कैरी करता है। तो पहली पॉइंट ये है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे जो जितने सारे स्टेट्स हैं कंट्री में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे एक कंट्री में, इंडिया में, वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन रूल चलता है। ठीक है, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन जो ट्रू फेडरेशन होते हैं लाइक यूएसए, वो उन तरह की कंट्री में तो क्या होता है, डिफरेंट यूनियन डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस है। इसलिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये कैरी करता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर्स को कैरी करता है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट, हमारे स्टेट्स हैव टू रेस्पेक्ट द लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट मेक एनी लॉ ऑन मैटर्स ऑन विच देयर इज ऑलरेडी ए सेंट्रल लॉ। अगर कुछ सेंट्रल लॉ ऑलरेडी बनाया दिया गया है तो उसके ऊपर स्टेट कुछ अलग सा लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, एक क्रिटिसिज्म है जिसके वजह से इसको ये कहा जाता है ये एक यूनिटरी फीचर्स। फिर ये भी कहा गया है कि स्टेट को रेस्पेक्ट करनी होगी जो भी लॉ सेंट्रल बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सेंटर कोई भी स्टेट इसको हनन करता है, आई मीन वायलेट करती है, तो केसेस ऐसे भी बनकर आए हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी एक फीचर्स है, यूनिटरी फीचर्स। फिर ये कहा गया है राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट इक्वालिटी। इन ए ट्रू फेडरेशन द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशिंग यूनिट ऑफ द स्टेट्स। हमारे जो राज्यसभा है वहाँ पे स्टेट में मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं करता, जो स्टेट की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट ठीक से नहीं करता। ये एक पॉइंट हो गया। फिर ये बोला गया है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स डिपेंड ऑन द सेंटर। मतलब आपने पढ़ा होगा, जो हम पढ़े थे यूनियन टेरिटोरी एंड टेरिटोरी के बारे में हम जब पढ़े थे, जो वीडियो थी वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंटर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एग्जिस्टिंग जो भी स्टेट्स है उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या फिर दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट कर सकता है, या एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट बना सकता है। इस तरह के प्रोविजंस रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर, जो स्टेट की ऑटोनॉमी में बहुत सवाल आता है वहाँ पे, तो इसीलिए ये एक यूनिटरी फीचर्स कहा गया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, आप लोगों को पता होगा जो कि फेडरल स्टेट है, यूएसए हो गया, तो उस तरह की सब जगह पे उनको डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है। ठीक है, तो कंट्री के तरफ से एक सिटीजनशिप और उनके स्टेट की तरफ से एक सिटीजनशिप। लेकिन हमारे इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलती है। मतलब इंडिया सिटीजनशिप और सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री एज ए होल, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है। ठीक है,
फिर यूनिफाइड जुडिशरी, यूनिफाइड मतलब इंडिया हैज ए यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना गया है जस्टिस के, और जितने सारे कोर्ट्स आते हैं उनके अंडर में आता है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट एक बार अगर कोई भी जज दे दिया, जजमेंट दे दी, तो उसके ऊपर कोई भी किसी के वो पावर नहीं है कि इसको जजमेंट को हनन कर सके या फिर वायलेट कर सके। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में या फिर उसके लोअर वाले कोर्ट में अगर कुछ जजमेंट होता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो इसीलिए यूनिफाइड जुडिशरी ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। फिर लास्ट पॉइंट ये कहा गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी के वक्त आता है, हमारे जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के वक्त, तो आपको लोगों को पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावर हो जाती है और जितने सारे स्टेट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आ जाते हैं, मतलब उनको मानना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। तो इस सब पॉइंट की वजह से, इन सब रीजन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी और नॉन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ये प्रूव करता है कि हालांकि हमारे इंडिया में फेडरल फीचर्स चलता है, फेडरल नेचर है, लेकिन हमारा जो सोल है वो यूनिटरी है। सोल यूनिटरी मतलब एक ही कंट्री के लोग हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हमारे एक सेकुलर कंट्री है और हम हमारा सोल एक है। बॉडी के ये जो फेडरल नेचर ऑफ स्टेट, हमारे जितने सारे स्टेट होते हैं वो एक बॉडी के अर्गन है, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो सोल है वो यूनिटरी है। आई मीन ये हमारा कंट्री है। तो कौन कौन सी मैटर ऐसी है जो प्रूव करते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं लेगिस्लेटिव मैटर्स में। लेगिस्लेटिव मैटर्स में हम लोगों को पता है जो 3 लिस्टें दिए गए हैं 7 शेड्यूल में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट तो होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं सेंटर की पावर हमेशा चलती है, यूनियन के पावर जो होता है वो हमेशा चलती है। क्योंकि देखिए अगर हम स्टेट को हर एक चीज़ों पे मनमानी करने के लिए छोड़ दे और सेंटर उसमें अपने टांग ना लड़ाए, सेंटर उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो सिटीजन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो कंट्री है डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इसमें है और बहुत सारे एथनिसिटी है और बहुत सारे ट्राइब के लोग रहते हैं, तो सबके बारे में हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। हम अगर एक स्टेट में सेम तरह की रूल्स रेगुलेशन, एक स्टेट में एक तरह की रूल्स रेगुलेशन चलता है और दूसरे स्टेट में अगर हम हर एक स्टेट को पावर दे दिए अपने ऑटोनॉमी चलाने के लिए, तो कंट्री का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है, सब अपने मनमानी करने लगेंगे। तो इसी वजह से लेगिस्लेटिव मैटर्स में अल्टीमेटली सेंटर के पास वो हर एक पावर हो जाती है जिसके वजह से वो स्टेट पावर है वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। सबको ये लगता है कि हमारे ऊपर हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है देखने के लिए। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमें रोकेगा या फिर हमें पनिशमेंट देगा। इसी वजह से एक डर रहता है, तो सब काम अच्छे तरह से होना मतलब सब काम ठीक ठाक से होने के लिए एक हायर अथॉरिटी ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से लेगिस्लेटिव मैटर में भी ये प्रूव होता है। फिर हम अगर चले एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आप लोगों को पता है, एक एग्जाम्पल अगर लेके चले, हमारे जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं, एक होते हैं यूपीएससी के लेवल पे, एक होता है पीसीएस जो स्टेट पीसीएस के लेवल में। लेकिन जो चुन कर आते हैं, जो सिविल सर्वेंट चुन कर आते हैं, वो स्टेट के जो लोग होते हैं, स्टेट के सिविल सर्वेंट, वो यूनियन के सिविल सर्वेंट के नीचे काम करने लगते हैं, ठीक है। सेंट्रल के जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, वो सुपरवाइज करने लगते हैं और कंट्रोल करने लगते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने लाइन में ठीक से काम हो पाती है, ठीक से सब कुछ लाइन मतलब अपने अपने हिसाब से चल पाते हैं, प्रॉपर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो पाती है। और ऐसे भी प्रोविजंस है कि अगर स्टेट अपने वर्क प्रॉपरली ना करे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाना या फिर लोगों के अच्छे के लिए वो स्कीम्स लेकर आना, अगर ठीक से कोई स्टेट काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल भी लगते हैं आर्टिकल 356 के अंडर, और इसमें स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसको रूल करने लगते हैं। इस तरह की कुछ प्रोविजंस है। फिर
फाइनेंशियल मैटर्स में भी इस तरह के प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि देखिए जो इनकम टैक्स में जो भी पैसा कलेक्ट होता है, रेवेन्यूज़ कलेक्ट होता है, वो सेंटर और स्टेट दोनों में अच्छे से डिवाइड होते हैं। सेंटर उसको डिसाइड करती है कौन सी स्टेट को कितने रेवेन्यूज़ मिलने चाहिए, तो इस तरह के कुछ होते हैं। तो इसी वजह से बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ठीक ठाक से काम चल पाता है। फिर किसको लोन्स देना होगा, किस तरह की ग्रेटिंग एड होना चाहिए किस स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी डिसाइड होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो भी जो होते हैं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो भी होते हैं, वो सेंट्रल एजेंसी होते हैं जो स्टेट फाइनेंस को भी मेंटेन करते हैं, स्टेट फाइनेंस को सुपरवाइज करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर सब कुछ ऑटोनॉमी हम स्टेट को दे देते हैं तो वो कुछ ठीक से काम नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को बहुत हायर अथॉरिटी मान लेंगे और जो भी मर्जी उस तरह से काम करेंगे। इसलिए उनको ऊपर एक स्टेट की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या हो सकता है। 1983 में एक सरकार या कमीशन आई थी जो कि एम्फासाइज्ड किया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो हर एक चीज़ों को ठीक से मैनेज कर पाए, एडमिनिस्टर कर पाए, लेकिन हर एक मैटर में स्टेट के मैटर में हर एक चीज़ों में इंटरफेयर करना ठीक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना, हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लोग रहते हैं। कोई कोई कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, कहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, आइडियोलॉजी होता है। तो सबको अपने तरफ से फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा गया है, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन को, तो उसको हनन होने के लिए उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन ना लगे। इसी वजह से ये कहा गया सरकार या कमीशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनको ईच अदर स्टेट गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमी। तो इस तरह से हो अगर काम हारमोनियसली चल सकता है। फिर आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट it is the duty of union to protect states against external aggression and internal disturbance। हमारे स्टेट सेंटर की ड्यूटी होता है यूनियन गवर्नमेंट की कि वो एक स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाए और इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो इंटरनल दंगे फसाद होते हैं, एक्सटर्नली जो टेररिज्म अटैक होता है या फिर कम्युनलिज्म, इस तरह की कुछ चीज़ें चलती रहती है, वो सब चीज़ों से स्टेट गवर्नमेंट को बचाए। देयरफॉर नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल है, लेकिन हमारा जो सोल है वो यूनिटरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉडी है लेकिन उसका ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इट कैन बी सीन इन अंडर आर्टिकल 312। ऑल इंडिया सर्विस में भी सेम बात बोली गई है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, और क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आप ब्रीफली मेंशन करके 150 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स के अंदर आप लिख सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।